चलिए सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों का और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथियों सेशन को जम करके आप लोग अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और फिर सेशन को हम लोग एंजॉय करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। मेरे साथियों आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टीचर वाली क्लास। तो आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ होगा, आंदोलन भी करना है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना है, क्योंकि आंदोलन के साथ पढ़ाई होगा तभी हम लोग अपने मार्ग में भी सफल होंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, आइए हम लोग फिलहाल कुछ पढ़ाई करें और कर जब आंदोलन का टाइम होगा तो फिर आंदोलन भी करेंगे। हालांकि आंदोलन के लिए हम लोगों ने वीडियो भी बना दिया है। ठीक है, देखो ये 71 नंबर क्वेश्चन है आज की सेवा में। 9th-10th का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और 4.0 के लिए ये पहली सीरीज है 9th-10th के लिए। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आइसोसलेस की समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई b है और आधार a है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप बताइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है और मेरे दोस्त ये आइसोसलेस है। आइसोसलेस है तो दो भुजाएं समान होगी और समान भुजाओं की लंबाई को b से कहा गया है, ये हमारा b हो जाएगा। और ये मेरे दोस्त असमान भुजा यानी बेस बेस को ये कहा गया है। ठीक है, आप भली भांति जानते हैं कि दुनिया में किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर बेस और हाइट मालूम है 1/2 और बेस इंटू हाइट, यही होता है ट्रायंगल का एरिया, हाँ या ना। अब यहाँ पर मेरे दोस्त हम देखेंगे होता क्या है। एक्चुअली ये बराबर भुजा के बीच वाले शीर्ष से जब हम आधार पर लंब डालें, बराबर भुजा के बीच वाले से आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज में ये बेस को बाइसेप्ट करता है। ठीक है, जो पूरा ए है हमारा वो a/2 होगा और ये भी हमारा a/2। ठीक है, a/2 होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम हाइट निकालने जाएंगे, हाइट। ठीक है, अब हाइट हम जैसे ही निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलो लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर यानी बी स्क्वायर और माइनस कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, नीचे में 4 जिसका वर्गमूल 1/2 निकलेगा। ठीक है, और मेरे दोस्त रूट के अंदर रहेगा 4b² और माइनस स्क्वायर। ये हो गया आपका हाइट। लीजिए आप आराम से यहाँ रख सकते हैं 1/2 और बेस आपका पूरा क्या है a है और हाइट आपका क्या है 1/2 और रूट के अंदर 4b² और माइनस में स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा a/4 और रूट के अंदर 4b² और माइनस a²। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप में से जिन्होंने सी मेरे दोस्त बताया होगा चलो मेरे दोस्त पढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की। ध्यान से देखना, यह था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है 35 सेमी, 44 सेमी और 75 सेमी भुजा के एक त्रिभुज के भीतर खींचे गए वृत्त की त्रिज्या क्या हो। मेरे दोस्त आपको ये बात पता होना चाहिए, आपने कंसेप्ट भी पढ़ा होगा। जब किसी ट्रेंगल के अंदर, ध्यान देना, जब किसी ट्रेंगल के अंदर हम एक सर्कल खींचते हैं तो इसकी जो इन रेडियस होती है वो इन रेडियस कुछ और नहीं डेल्टा अपॉन एस होता है। ठीक है, और डेल्टा एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो एस मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड यानी ए प्लस बी और प्लस सी और बटे में कितने 2। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये अपना हो जाएगा 110 प्लस 44 154 यानी 77। ये तो एस निकला है, लेकिन गिरोन्स फॉर्मूला से आपको एरिया फाइंड करना होगा। एरिया फाइंड करोगे एस, अब जब एस माइनस ए करने जाओगे तो ये 42 आएगा
और s माइनस बी करने जाओगे 33 आएगा, s माइनस सी करोगे ये आपका 2 आएगा, है ना। अब थोड़ा सा ऑपरेशन अगर यहाँ पे कर ले, ये 7 गुने 11 है, ये 7 गुने हमारा 6 है, और ये 11 गुने हमारा 3 है, और इंटू 2। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इन 2 11 में एक 11 आएगा, 2 7 में एक 7 आएगा, और 3 दूनी 6 और 6 2 6 में एक 6 भी आएगा। तो 42 और 42 और 4 हो जाएगा 46, 462। आप आराम से मेरे दोस्त यहाँ पर 462 रखिए, और s हमारा 77 है। फाइनली 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक भाई हमें कह रहे हैं, सर सतर्क हो के आंदोलन करिएगा कि आपको पुलिस पकड़ लेगा, तो मैथ हम कैसे पढ़ें। अरे मेरे दोस्त, आप लोग इतने भाई हो, आपके इतने भाई लोग को रहते हुए अगर हमें पुलिस पकड़ भी लेगी, क्या आप मेरा बेल नहीं करा सकते? आप बेल तो मेरा करा ही सकते हो। अब हम कोई आतंकवादी थोड़े हैं, हम कोई वहाँ पे जुर्म करने थोड़े जा रहे हैं, हक की बात करने जा रहे हैं। और आपके हक की बात करने के लिए अगर 4 सोंटा भी खाना पड़ जाएगा, स्वीकार है, खा लेंगे। हाँ, चलिए। लेकिन हाँ, जो भी भाई आंदोलन में आइएगा, एकदम अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए, उग्र नहीं। ठीक है। तो मेरे दोस्त आइए हम काम करें। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके, वो कैसे? अब देखो हमें इसमें पूछा क्या है, पी क्यू यू। पी क्यू यू कहाँ है? पी क्यू यू इसका एरिया चाहिए, और पी टी आर, तो पी टी आर इसका एरिया चाहिए। दोनों के एरिया का हमें रेशियो निकालना है। कैसे निकालें? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए अल्फा कह दूं, तो क्या ये हमारा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या? सोचिए तो थोड़ा सा। अगर मैं इसको अल्फा कहूं तो क्या ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा? ओके, क्यों नहीं? रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इधर अल्फा तो इधर 180 माइनस अल्फा। ठीक है ना। फिर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा कहूँ, क्या ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त, हम ये कह रहे हैं आपको, क्यों? यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है। हम ये देख रहे हैं कि एस टी बराबर आर, ये एस टी मेरे दोस्त ये है हमारा, ये अपना 8 है। ठीक है। और टी यू बराबर 9, टी यू ये है हमारा 9 है। और इसके बाद एस यू बराबर 12, एस यू ये है, ये हमारा 12 है। फिर दोस्त हम देख पा रहे हैं क्यू यू है 24। अब क्यू यू यहाँ से यहाँ 24, जिसमें ये 12 थी, ये भी क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं एस आर 32, एस आर 32 में ही हमारा 8 है, तो क्या हो जाएगा? 24। फिर हम देख रहे हैं कि पीटी, पीटी है 27। अब पूरा पीटी 27 में 9 है, तो ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ। अब मेरे दोस्त हम यहाँ से क्या काम करेंगे वो देख। हम मेरे दोस्त, हमें क्या चाहिए? पी यू, पी क्यू यू और पी आर। तो इसके लिए हम एक चीज देख रहे हैं कि पी क्यू यू जो ट्रेंगल है, और एस यू टी ये जो ट्रेंगल है, इसमें एक रिलेशन हो सकता है। मेरे दोस्त, आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रेंगल में जब दो साइड और बीच का एंगल मालूम रहे, तो इसका एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी सर। तो आप एक काम कर लो ना, कि मेरे दोस्त पी क्यू यू, ट्रेंगल पी क्यू यू देखो, ठीक है, और अपॉन ट्रेंगल एस यू टी देख लो। ठीक है। साथ ही साथ आप एक दूसरा ट्रेंगल पी टी आर देख लो, और नीचे मेरे दोस्त आप एस यू टी फिर से देख लो। ठीक है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि चूंकि हमने इस छोटे और इस बड़े ट्रेंगल के एंगल का रिलेशन बनाया है, इसलिए मैंने पी क्यू यू और एस यू, यानी ये वाली ट्रेंगल और बीच वाली ट्रेंगल का रेशियो लिया है, और साथ ही साथ ये वाली ट्रेंगल और बीच वाले ट्रेंगल का रेशियो लिया है। ठीक है। अब क्यों मैं ऐसा लिया है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखिए। सबसे पहले ये बताइए कि पी यू क्यू का एरिया क्या होगा? तो मेरे मित्र, ये है हमारा एंगल, ये हमारा एंगल है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 ए पूरा बी और साइन थीटा।
यहाँ ए के रूप में क्या होगा 18, 1/2 ये हो जाएगा 18, ठीक है। और पूरा बी यहाँ से यहाँ होगा तो 12 12 मेरे मित्र ये 24, और इनटू में साइन, साइन ऑफ एंगल क्या, बीच का एंगल है 180 माइनस अल्फा, ठीक है। और अपॉन, अब एस यू टी, अगर एस यू टी का एरिया लेंगे अल्फा एंगल के लिए क्या होगा 1/2, 12 गुने 9, बीच में साइन अल्फा, तो हो जाएगा 1/2 गुने 12 गुने 9, और मेरे मित्र ये साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर पी टी आर और एस यू टी की बात करें तो पी टी आर क्या हो जाएगा, ये देखिए पी टी आर ये ट्रायंगल है 1/2, ये पूरा 27 और ये 24, अब बीच में 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/2 27 और इंटू 24, देखिए 27 18 9 और इंटू 24, और साइन के साथ क्या 180 माइनस थीटा अपॉन, अब देखो 1/2 एस यू टी का एरिया, इस बार हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे, हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा 9 गुने 8, तो मेरे दोस्त ये 9 और गुने 8 ये हमारा साइन। अब यहां पर आप ध्यान से इसको देखिए, ये साइन 180 माइनस अल्फा जो है क्या होगा, हमारा साइन अल्फा ही हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हम ये देखेंगे साइन अल्फा से साइन अल्फा तो चला गया, साइन थीटा से साइन थीटा भी हमारा चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1/2 से 1/2 गया, 9 तिया 27 और 8 तिया 24 हो गया, ठीक है। यहाँ 1/2 से 1/2 चला गया, 12 दूनी 24 होगा और 9 दूनी हमारा 18 हो जाएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए पी क्यू यू और पी टी आर, पी क्यू यू और पी टी आर, तो क्यों ना इसको डिवाइड कर और इधर भी डिवाइड कर ले। हाँ मेरे दोस्त, ये ऊपर नीचे कटा तो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ ऊपर नीचे कटा तो 9 9 दिख रहा है। अब यहाँ एस यू टी से एस यू टी चला जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर में पी क्यू यू बचेगा और नीचे में हमारा ट्रायंगल पी टी आर बचेगा, और क्या रह जाएगा इधर, ऊपर 2 दूनी 4 रहेगा और नीचे 3 तिया 9 रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4:9 रहेगा। जिन्होंने आप में से 4:9 लाया होगा का बहुत अच्छा, खरीदा है। मैं उत्तर प्रदेश 4.0 में हूँ। बच्चों को क्या लिखते हैं मेरे दोस्त 4.0 में, बच्चों को मौका मिलेगा। मेरे दोस्त देखो ये सब तो सरकार की बातें हैं, तो गवर्नमेंट इस हिसाब से मेरे दोस्त करते हैं। क्या लिख रहा है गवर्नमेंट का ये सब मामला है, ठीक है। इस मामले में मैं क्या ही बोलूं, गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है उसका हम लोग को सम्मान करना होता है। राज्य को मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, अभी तक के अनुसार तो यही लग रहा है ना। अभी तक तो बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, ठीक है, तो बिहार में तो अभी सभी को मौका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी हम लोग काम करें, ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के अंदर है तो वो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, और जो जितना आप लोगों के लिए हम कर सकते हैं तो उतना हम आप लोगों के लिए ज़रूर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब देखो दिए गए चित्र में ए बी सी डी और बी ई एफ जी दो वर्ग हैं जिनकी भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो ना यहाँ पे हमारे पास दो स्क्वायर है, एक बड़ा सा स्क्वायर है जिसकी साइड कितना है मेरे दोस्त 8 है, और एक छोटा सा स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है। अब पूरा 8 में ये 6 है तो ये 2 हो जाएगा, ये तो मेरे दोस्त स्क्वायर का साइड 8 ही रहेगा, ये भी स्क्वायर का साइड 8 ही रहेगा। अभी 8 में ये छोटे से वर्ग की भुजा 6 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भाई पूरा 8 में ये 6 तो ये 2 ही होगा ना। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर शेडेड जोन का एरिया निकालना होगा अंकित भाग का, तो हम क्या करेंगे, बड़े वर्ग के एरिया यानी 8 के स्क्वायर में से हम किसको घटा देंगे, जो छायांकित नहीं है। तो छायांकित कौन नहीं है, ये दोनों त्रिभुज, और त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 8 गुने 2 यानी 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा, और मेरे दोस्त इसका एरिया भी उसी तरह से 16 का आधा 8 हो जाएगा।
और ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो पार्ट शेडेड नहीं है वो 8 8 और हमें 36 नजर आ रहा है। यहाँ पर ये 64 है और ये यहाँ पर 52 है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त 12 हमें इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है। तो 12 जिनका आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है। महाभारत बैच में मेंसुरेशन चल रहा है और एलसीएम एचसीएफ दोनों चल रहा है। देखो मेरे दोस्त, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए ये यूजफुल है, ठीक है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तैयारी रेलवे एसएससी की भी कर रहे हो तो भी आप ये सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं मंडे टू फ्राइडे में 9 बजे से स्पेशल लेके आ ही रहा हूँ, है ना। ध्यान दो, एक कमरा 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। फर्श में लगाने के लिए 2 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार पत्थरों की आवश्यकता होगी। मेरे दोस्त, मैं आपको बस इतना कहूंगा, यहाँ देखना, ये एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है। और इस एरिया में यहाँ ध्यान देना, ये छोटा छोटा हमें टाइल्स लगाना है, छोटा छोटा। तो इस बड़े से एरिया में अगर ये छोटा छोटा टाइल्स लगाना है तो मेरे मित्र इसकी संख्या क्या होगी। तो आपको अगर संख्या फाइंड करना होगा, जहाँ एरिया लगाना है, जहाँ टाइल्स लगाना है उसकी एरिया न्यूमरेटर में रखना है। तो आप देखिए 16 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है। इसका मतलब जहाँ टाइल्स लगाएंगे उसकी एरिया क्या होगी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ तो होता है। तो 16 दहें का 160, 160 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगाना है। और हम देख रहे हैं कि टाइल्स जो वर्गाकार है उसकी एक भुजा है 2 मीटर। तब तो एक टाइल्स का एरिया लेंगे तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा, तो भुजा गुने भुजा हो जाएगा। यहाँ से ये 8 और यहाँ से 5, तो 8 5 40 नजर आएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अरे रैंडम ब्लॉक कहा तो कि मेंसुरेशन चल रहा है और एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, एक ही मैसेज का है, कट कॉपी पेस्ट कर। ध्यान दो, ये 76 पे आ जाओ मेरे दोस्त। और ये क्या है, अब आप इसको देख रहे हो कि दो वर्ग का परिमाप 748 और 336 है। कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या मेरे दोस्त, ये देखो वर्ग का परिमाप है, परिमाप में भुजा से भाग, सॉरी, परिमाप में 4 से भाग है ना, 4 गुने भुजा परिमाप होता है। अब जैसे ही परिमाप में 4 से भाग दोगे तो यहाँ से भुजा निकलेगा। देखिए ये हो जाएगा 18 चौके 72, ठीक है भाई, और 7 चौके 28, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 चौके 32, 4 चौको 16। यानी दो जो वर्ग हैं उसमें एक की भुजा है 187 और एक की भुजा है कितना, 84, ठीक है। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है इन दोनों ही वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है इसका हमसे डायगोनल मांगा है। आप जानते हो मेरे दोस्त, पहले तो आप ये समझो, थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे ध्यान देना। क्या एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, आप लोगों ने अगर पढ़ाई अच्छे से की होगी तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भी होता है और डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 भी होता है ना। तो चूंकि अगर हम यहाँ बेसिक रूल लगाते हैं कि दो वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। अब यहाँ भुजा स्क्वायर लिखेंगे अगर, तो पहले भुजा निकालेंगे, फिर उस भुजा को √2 गुने भुजा करेंगे तो डायगोनल आएगा। नहीं, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे तो अरे भैया ये दोनों वर्ग के एरिया की योगफल के बराबर तीसरे वर्ग का एरिया है। अगर हम इस वर्ग का एरिया लिखें डायगोनल के फॉर्म में, क्या डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे दोस्त अगर आप डायगोनल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये 187 के स्क्वायर और 84 के स्क्वायर, मेरे दोस्त इसमें क्या 2 से गुना हो जाएगा और फिर स्क्वायर जो आपका ट्रांसफर होगा वो इस पार आके रूट हो जाएगा। आप हल्का सा कैलकुलेशन कर लेना, स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलेगा नहीं, और डेसिमल में आपका एक ही इंफॉर्मेशन है, और वो क्या है मेरे दोस्त, और वो इंफॉर्मेशन आपका 289.9।
हल्का सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा, आप आराम से आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन का मामला जहाँ तक आएगा तो अप्रोक्सीमेशन में आपको गुना भाग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट नाम का एक एप्लीकेशन है जहाँ पर ये सैटरडे संडे वाली टेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मंडे टू फ्राइडे वाली जो टेस्ट है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे ही मिलता है। अब इसको देखिए, यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 648 वर्ग मीटर और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है, तो बताइए समांतर भुजाओं का योगफल क्या होगा। अब मेरे दोस्त आप यहां देख लो, आपके पास एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में ये अपना पैरेलल साइड है और पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है ये 24 मीटर है। हमें यही कह रहा है कि बताइए सर ये पैरेलल साइड का योगफल क्या होगा, यानी आपसे a प्लस बी का योगफल मांग है। क्या काम करेंगे, तो मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल, क्या 1/2 सम पैरेलल साइड और इनटू हाइट, 1/2 समांतर भुजा का योगफल और गुने समांतर भुजा के बीच की दूरी बराबर एरिया होता है और एरिया है 648। अब यहाँ से अगर हम काम करेंगे ये होगा 12 और 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, यानी कि यहाँ से पैरेलल साइड का सम जो है ना वो 54 आ जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 54 हो जाएगा। ऑफलाइन डिस्कशन कहाँ होता है, डिस्कशन ऑनलाइन ही होता है मेरे दोस्त। कि सेंटर 3 सेंटर पे टेस्ट होता है तो ये संभव नहीं है कि तीनों सेंटर पे अलग अलग ऑफलाइन टेस्ट करा लें, है ना, ऑफलाइन सॉरी डिस्कशन करा लें। टेस्ट ऑफलाइन ही होता है लेकिन डिस्कशन यूट्यूब पर जो अभी मैं कर रहा हूँ। चलिए अब इसकी बात करते हैं और देखते हैं यहाँ शेडेड जोन का एरिया कैसे निकले। अब देखो हमसे कह रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो दिख भी रहा है, फिर कह रहा है कि एक चतुर्थांश बनाया गया है जिसका सेंटर ए है। मेरे दोस्त देखिए ए बी सी डी के स्क्वायर है, फिर ए को सेंटर मानकर ये एक चतुर्थांश बनाया गया। ध्यान से देखिए ये आपका एक चतुर्थांश है, क्वार्टर सर्कल। ठीक है भाई, अब कह रहे एडी को व्यास मानकर, ठीक है, एडी ये देखिए ये है एडी हमारा, इस एडी को व्यास मान करके एक सेमी सर्कल खींचा गया है अर्धवृत्त। एडी को व्यास मान करके एक यहां से अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। अगर इस वर्ग की भुजा, ये गलती से 16 लिखा गया है मेरे दोस्त, ये यहाँ पे 14 है। ठीक है, अगर 16 होगा तो आंसर नन ऑफ दिख जाएगा, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 14 था, आप 14 रख के काम करो। ठीक है, ये हाँ हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो चलिए हम 14 रख करके आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए 3.0 बैच लिए थे तो क्या 4.0 में भी क्वेश्चन रिपीट होगा सर? जी नहीं, 4.0 के लिए मैंने सब कुछ अलग कर दिया, सब कुछ अलग करके नए अपडेट हो रहे हैं, सब टाइप हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ अलग। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, अर्जुन बैच के अंदर अलग है, बैच के अंदर अलग है ना। अर्जुन बैच इस बार का जो बैच है वो थोड़ा अलग है, जो मोस्ट इफेक्टेड रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव कह सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग अर्जुन बैच के अंदर जरूर इनरोल हो जाए। ठीक है, बाकी कंसेप्ट के साथ पढ़ने के लिए महाभारत बैच तो है ही। चलिए पढ़ते हैं। अब अर्जुन बैच में कितने, अरे मेरे दोस्त उसमें काफ़ी बच्चे हमेशा हर साल हर एग्जामिनेशन में जुड़ते हैं और काफ़ी उसका बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, हजारों हजार बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। वो बैच 19 अगस्त से स्टार्ट कर, आप में से जो नहीं जुड़े हैं यथाशीघ्र जुड़ जाइएगा अर्जुन बैच 4.0 के लिए। देखिए ABCD, हाँ हाँ प्रैक्टिस बैच है, ABCD के स्क्वायर। अब मेरे दोस्त अगर इस शेडेड जोन का एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा मेमोरी लगाना होगा। देखो क्या मेमोरी लगाना होगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक स्क्वायर होता है ना मेरे दोस्त, एक स्क्वायर में जब आप एक डायगोनल खींचते हो तो स्क्वायर के डायगोनल की ये खासियत है, ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको बाइसेक्ट कर देता है, यानी 45 कर देता है। तब तो आप गौर से देखिए ये तो डायगोनल ही है AC,
इसका मतलब है कि ये कितने डिग्री का एंगल हम कन्वर्ट किया कर दिया होगा। तो मेरे दोस्त ये जो हमारा एंगल है ना, ये 45 रहा। ठीक है। अब आप बताओ, इस शेडेड जोन का अगर हमको एरिया लेना होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि हम ये जो मेरे दोस्त देख रहे हो, क्या आपको ये एक त्रिज्यखंड नजर आ रहा है, सेक्टर, और कितना सेमी रेडियस वाला, 14 सेमी रेडियस वाला ये एक सेक्टर है। यानी एक ऐसा त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या है 14 और एंगल है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है, अगर हम इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल भी लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये हमें शेडेड दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा हो, यानी इस शेडेड जोन का एरिया उसमें से घटाना होगा। अब ये शेडेड जोन कहाँ से निकलेगा, तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या तरीका मेरे मित्र, ये जो देख रहे हो, ये एकदम से आ, ये जो पॉइंट है मेरे दोस्त, इस पॉइंट से अगर आप इस अर्धवृत्त के, है ना, व्यास पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये बिल्कुल जा करके मिड पॉइंट से टकरा जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट से। ठीक है, यानी कि आपका व्यास 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ये जो 14 है वही तो डायमीटर बनेगा, 14 जो हमारा है वो 7 बनेगा। दूसरी बात, सेंटर से परिधि की दूरी ये भी त्रिज्या होगी तो साथ ही होगी। ठीक है, और मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो तब तो यहाँ पर एक और आपको क्वार्टर सर्कल नजर आएगा जिसकी त्रिज्या 4 है और एंगल आपका नहीं, क्वार्टर सर्कल ही होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने शेडेड अपनी ओर से किया है, इसकी एरिया अगर फाइंड करना हो तो इस क्वार्टर सर्कल के एरिया में से अगर इस त्रिभुज की एरिया घटा दूं, ये तो शेडेड मिल ही जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल मिल जाएगा। यानी आज अगर मुझे शेडेड जोन का एरिया निकालना होगा, मेरे दोस्त यहाँ देखो, मैं जोन को बांट दे रहा हूँ। ठीक है, एक जोन ये है जिस जोन को मैं 1 कह रहा हूँ, एक जोन ये है जिसको मैं 2 कह रहा हूँ। हमें तो जोन 2 का एरिया चाहिए। जोन 2 का एरिया चाहिए अगर मुझे, जोन 2 का एरिया कैसे निकलेगा, जोन 2 का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे ये जो हमारा है ना मेरे दोस्त, ये 45 डिग्री का सेक्टर, इसमें से हमें जोन 1 का एरिया हटाना होगा। ठीक है, तो अब आपको जोन 1 का एरिया अलग से भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जोन 1 का एरिया अलग से निकालना चाहते हैं, इसके लिए ये हमारा एक क्वार्टर सर्कल है, यानी मेरे दोस्त ये आपको एक क्वार्टर सर्कल जो दिख रहा है 7 7 वाली, ये ये निकाल लेना, इसकी एरिया 7 7 वाली क्वार्टर सर्कल, और उसमें से ये त्रिभुज हटा दो। ठीक है, ये त्रिभुज हटा दो मेरे दोस्त। कौन सा त्रिभुज हटाना है अभी पता चल जाएगा आपको, ये वाली त्रिभुज हटाना है जो साथ साथ है। ठीक है, अब ये वाली त्रिभुज, यानी ये क्वार्टर सर्कल में से ये वाली ट्रायंगल हटा दो, ये जोन 1 निकल जाएगा। तो बताइए क्या होगा त्रिज्यखंड का एरिया मेरे दोस्त, सॉरी क्वार्टर सर्कल का एरिया। आप भली भांति जानते हो क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 होगा, और माइनस इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 लंब गुने आधार सम ही होता है। अब यहाँ से अगर हम देख लें थोड़ा सा, एक साथ से एक साथ चला जाएगा, ये 2 है, ये 11 है, तो मेरे दोस्त ये 77/2 और -49/2। अब यहाँ अगर घटेगा ना तो हो जाएगा 28 28/2, बोले तो क्या, बोले तो 14। ठीक है, बोले तो 14। तो लीजिए मेरे दोस्त, ये जो 45 डिग्री वाला त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी त्रिज्या तो 14 है। तो लो, त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, θ/360, और मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 होगा, 14 इंटू 14। और यहाँ देख लो, जोन 1 का एरिया हम निकाल चुके हैं कितना, 14, तो 14 इसमें हटा दो। अब जैसे ही हम यहाँ से देखेंगे तो ये इससे ये मेरे दोस्त 8 बार में कट गया है, 7 दूनी 14 होगा, और मेरे दोस्त यहाँ से 11 दूनी 4 दूनी 4, इससे भी कट के फाइनली यहाँ पर 77 - 14 यानी 63 नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 63 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर कोई नहीं भी समझे होंगे तो इसको बार बार आप देख, ठीक है, ये मेरे दोस्त आपके लिए बड़े काम का चीज। ये कौन सा आंसर हो जाएगा, 63 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, थैंक यू।
चलो ये हमारा था 78। अब आगे बढ़ते हैं और 79 की ओर। अब देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 7:4 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अब देखिए ना, क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, पाई r1 स्क्वायर या आपका पाई r2 स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो रेशियो है ये आपका 4/7 है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, ये 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट होगा। r1/r2 बराबर ये आपका 2/√। मेरे दोस्त हम यहाँ पे R1 R2 का रेशियो जैसे निकालेंगे 2√7 हो जाएगा। इनसे मिलिए, ये हमें कह रहा है कि एक घन की भुजा ए। बताइए, घन के आयतन में हम किससे गुना करें कि गुणनफल घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाए? तो बोलिए दोस्त, घन का आयतन क्या होता है? हमारा भुजा क्यू होता है, ठीक है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया कि घन की आयतन में हम किससे गुना करें कि रिजल्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। घन के वॉल्यूम में किससे गुना करें कि रिजल्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ 6 चाहिए तो 6 से गुना करना ही होगा, है ना। और हमें यहाँ ए स्क्वायर चाहिए, यहाँ ए क्यू है तो हमें ए से भाग के देना होगा। यानी 6/a से गुना करेंगे ए क्यू में तो 6 स्क्वायर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन्होंने भी आप में से बी लाया होगा सब बिल्कुल कहा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? देखिए, हमारे पास ये एक टंकी है जिसकी धारिता 8000 लीटर है, अच्छी बात है। इसके बाहरी माप 3.3 मीटर इंटू 2.6 मीटर एंड 1.1 मीटर, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि दीवारों की मोटाई 5 सेमी है। तो बताइए, नीचे की तली की मोटाई क्या होगा? मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन ये एक टंकी है, वो ओपन टंकी है। अगर क्लोज टंकी हो तो डिस्कस जरूर होता। ये ओपन टंकी है, मतलब ऊपर से इस पे कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ टंकी की चारों दीवारें हैं और इसका बेस है। तो चारों दीवारें हैं तो उसमें तो मोटाई दोनों तरफ से होगा, लेकिन चूंकि ये ओपन टंकी है तो नीचे से मोटाई तो होगा लेकिन ऊपर से मोटाई नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपने कभी मेरे दोस्त इस तरह का चीज देखा है क्या? अरे भाई, आपने इस चीज को जरूर देखा होगा, संदूक जरूर देखा होगा, लकड़ी का बना हुआ संदूक। अगर आप इसको फील करें तो आपको इसकी फीलिंग जस्ट लाइक इस तरह से फीलिंग आएगा इसकी। ये देखिए, ये इस तरह की इसकी फीलिंग आपको आएगा, जिसमें आपको कुछ मोटाई भी दिखेगा। वही बात है, यहाँ मोटाई भी है। अब एक काम करिए ना, सभी मीटर को सेमी में बदल दीजिए। ये आपका 3.3 मीटर जो है वो 330 सेमी में बदल जाए। जो आपका 2.6 मीटर है, ठीक है, वो आपका क्या, तो मेरे मित्र ये 260 सेमी में बदल जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइट है 1.1, तो मेरे दोस्त ऊपर में तो ओपन है, ऊपर में नहीं। तो ई जो हमारा अभी ई जो हमें दिख रहा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, ये वाली चीज जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर से आपको मोटाई नहीं होगा जब, क्यों? इसलिए कि ऊपर बिल्कुल ओपन है मेरे, ठीक है, ऊपर से ओपन है। चलिए, थैंक यू। यानी आपको मोटाई इधर नजर आएगा, एकदम एकदम ध्यान से, इधर मोटाई नजर आएगा, इधर मोटाई नजर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ नीचे मोटाई नजर आएगा, और इधर इस तरफ मोटाई नजर आएगा, इस तरफ मोटाई नजर आएगा। यहाँ यहाँ देखना मेरे दोस्त, नीचे से आपको मोटाई नजर आएगा, ऊपर तो बिल्कुल ओपन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कहोगे क्या? अब देखना, एक सवाल मेरे दोस्त मेरे मन में यहाँ आ रहा है। ये क्या सवाल है? इसमें जो मेरे दोस्त पानी होगा, क्या पानी को बाहरी आयतन से कोई मतलब है? नहीं, अंदर में जितना जगह होगा उतना ही पानी यहाँ पे आएगा।
तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, इंटरनल लंबाई, इंटरनल चौड़ाई, इंटरनल हाइट निकालना होगा। इंटरनल लंबाई कैसे निकलेगा, पूरा 330 में 5 इधर से और 5 इधर से 10 सेमी अगर घट जाएगा, क्या मेरे दोस्त 330 में 10 घटेगा, 320 नहीं बचेगा बिल्कुल। अब यहाँ देख लो 260 है चौड़ाई, 5 इधर 10 हट जाएगा, ये आपका 250 हो जाएगा। और मेरे दोस्त हाइट की बात है तो पूरा आपका हाइट है कितना, 105, सॉरी 110, अब 110 मीटर, ठीक है। अब हमसे यही पूछा है तली की हाइट क्या होगा, तली का हाइट हम नहीं जान, सॉरी तली की मोटाई, तली की मोटाई क्या होगा, तली की मोटाई हम नहीं जानते, तली की मोटाई हम x मान लिए। आप बताइए यहाँ से यहाँ अगर 110, ये मेरे दोस्त हमारा 100 अगर 10 सेमी है, इसमें हम ये x हटा देंगे तभी तो वो हाइट आएगा जिसमें पानी रहा होगा, हो गया हाँ 110 माइनस x नजर आएगा, ठीक है। ये हमारा पता है क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरनल लेंथ ब्रेथ और, ठीक है। अब यहाँ से हमें इंटरनल वॉल्यूम मिलेगा और जो इंटरनल वॉल्यूम होगा वो इसके अंदर पानी होगा। तो चलिए इंटरनल वॉल्यूम लेंगे तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और ये मेरे दोस्त हमारा ऊंचाई, ठीक है। और यही हमारा है इंटरनल, और इंटरनल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 8000 लीटर। आपको ये समझ में आना चाहिए, हमने सबको सेमी में कन्वर्ट किया तो ये सेमी क्यू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यू होता है। जब 1 लीटर में 1000 सेमी क्यू होता है तो आज 1000 लीटर में क्या होगा, ये हमारा 8000 को 1000 से गुना करेंगे तो हमारा सेमी, अब देखिए सेमी क्यू से सेमी क्यू चला गया, और ये फाइनली आपको 80,000 नजर आएगा, ठीक है। इस दोनों को 120 और 250 को गुणा करें तो 80,000, अब 80,000 से 80,000 तो कट गया, फिर और बच गया, मतलब सीधा सीधा सा बात है कि 100 बार में कटेगा। तो आप यहाँ से देख लिए 110 माइनस एक्स बराबर 100, एक्स बराबर क्या होगा 10 सेमी, और 10 सेमी बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर, ठीक है। 10 सेमी बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इस क्वेश्चन का। सुभाष ओएमआर सीट बेल्टोन को पहले ही दे दिया गया था, मीन्स वो जो कॉल आ रहा था वो रियल था, मतलब फुल सेटिंग हुआ होगा, कट ऑफ कहीं 105 पार ना हो जाए, हम लोग का क्या होगा। मेरे दोस्त देखो, आप लोगों के कह सकते हैं कि न्याय के लिए, आप लोग को न्याय मिले, इसके लिए पूरी प्लेटफॉर्म टीम आपके साथ खड़ी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि और भी संस्थान व के जो गुरुजी हैं वो भी आपके साथ रहेंगे, और बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा, इसके लिए हम लोग आवाज़ और उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, हमें 82 नंबर क्वेश्चन को, क्या है 82 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 80 सेमी है और व्यास हमारा 8 सेमी है, संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा। अगर हमें एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ये आपका 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर है, इसको तनिक ध्यान से देखना, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा 7/, और एच प्लस आर तो 80 और प्लस 7/, क्यों, क्योंकि 7 है डायमीटर, तो रेडियस क्या होगा 7/2 ही तो होगा, हो गया हाँ जी सर। अब यहाँ से थोड़ा ऑपरेशन करें मेरे दोस्त, तो क्या होगा, गुना करने से 1837 स्क्वायर सेमी आएगा, यानी सेमी स्क्वायर आएगा ऑप्शन से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। अरविंद, मेरे दोस्त क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी तरह का दिक्कत होगा तो क्लास के बाद आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं और ऊंचाई एक समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कभी भी ऐसा हुआ मेरे दोस्त कि मान लो कि आपके पास एक बेलन है, कुछ बात ऐसे होते हैं
इनको आपको ना मेथड से भी और लॉजिक से भी समझ लेना। जैसे देखो, हमारे पास आज मेरे दोस्त क्या है, एक बेलन है और एक शंकु है। मैं आपको ये बताऊं, अगर इस बेलन की त्रिज्या r है और इस शंकु की त्रिज्या भी r है, साथ ही साथ बेलन की ऊंचाई मेरे दोस्त h है और शंकु की भी ऊंचाई आपका h है, तो आप सिंपल सी बात इतना ध्यान रखना कि कभी भी बेस और हाइट सेम रहने पर एक बेलन जो होता है वो शंकु से 3 गुना होता है। यानी अगर वो शंकु खोखला हो तो उस शंकु से 3 शंकु बालू इस बेलन में डाला जाएगा तो ही ये भरे। यानी समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाली बेलन एक शंकु ना होता है। ये वो कह तो रहा है कि बेलन और शंकु, बेलन और शंकु की बात करेगा, शंकु की जो वॉल्यूम होगी उससे तिगुना वॉल्यूम बेलन का होगा, यानी 3:100। सिंपल आंसर ऐसे हो जाएगा, है ना। बाकी अगर मेथड से करना है तो मेथड से भी कर लो। अब देख लो मेरे दोस्त, अगर हम बेलन की बात करें पाई आर स्क्वायर एच होगा, शंकु की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। आप यहाँ से भी देख लो 3:1 ही आएंगे। तो यहाँ चलो एक लाइन का क्वेश्चन था, हमने कंसेप्ट यूज, कल मेरे दोस्त बड़े बड़े भी आएंगे तो वहां भी मेरे दोस्त ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। किस नंबर पर फोन करना है, तो मेरे दोस्त आपको फोन करना है ऑफिस वाले नंबर पर, ठीक है। और ऑफिस वाला नंबर वही लास्ट में 342 है, हम कह देंगे ऑफिस में आपसे बात कर लिया लोग। चलिए अब इसको देखिए, एक सर्कस का तंबू, एकदम ध्यान से देखना, एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, इसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि इसका व्यास 105 मीटर है, ठीक है, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 63 मीटर है, तो तंबू बनाने में आवश्यक कैनवास कितने लगेंगे। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास मेरे दोस्त क्या है, एकदम प्यार से देखो, ये हमारे पास एक बेलन है और इस बेलन के ऊपर में एक बेलन है और बेलन के ऊपर में मेरे क्या है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि तंबू 3 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई तक ये हमारा बेलनाकार है, ठीक है? और इसके ऊपर शंक्वाकार है, और मेरे दोस्त इसका जो डायमीटर है वो हमारा 105 मीटर। अगर त्रिज्या निकालेंगे ना, 105 और बटे हमें 2 नजर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो तिरछी ऊंचाई है ये हमारा 60, ठीक है मेरे दोस्त। बिल्कुल, क्या चाहिए, इसको ढकने के लिए आवश्यक कैनवास चाहिए। तो इसको ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का क्या एरिया होगा, तो बेलन का वक्रपृष्ठ एरिया और शंकु का भी वक्रपृष्ठ एरिया। यानी अगर हम यहाँ पर कैनवास का एरिया लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कि 2πr_h, और साथ ही साथ शंकु का वक्रपृष्ठ यानी कि πr, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप दोनों में देखो पाई आर कॉमन आएगा, यहाँ से 2h और प्लस हो जाए। अब ये देख रहे हैं कि 22/7, आर है 105 बटे, और 2h हमारा क्या है मेरे दोस्त 3, हो जाएगा 3 दूनी 6, और प्लस में एल हमारा है 63। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आपका आराम से 11,385 दिख जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर नजर, ठीक है। 11,385 दिख जाएगा, आप आराम से, ठीक है मेरे दोस्त। पूरे इलाहाबाद में संजीव शर्मा ही मेरे दोस्त, सभी गुरुजन अच्छे होते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, हाँ अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन ये होता है कि आपको समझ में, सभी लोगों को सभी लोगों का मैथ समझ में नहीं आता, जिनका समझ में आता है उनके लिए वही बेस्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, काम करते हैं। अब देखो, एक शंकु के आकार आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 3 मीटर और 5 मीटर है,
एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2 मीटर 4 मीटर, शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त आप सब जानते हो 1/3 पाई r² h ये हमारे शंकु का आयतन है। जहां तक बेलन की आयतन की बात रही तो यहाँ भी मेरे दोस्त πr² h यही तो होता है बेलन का आयतन। ठीक है, आप सोचे होंगे हम r1 या फिर इस तरह का इंफॉर्मेशन हम क्यों रखे हैं। आइए ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 1/3। अब वहां पर आप देख लो शंकु की त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और ऊंचाई आपका 5 हो जाएगा। अब R2 हमें दिख रहा है ना मेरे दोस्त 2, अब 2 की स्क्वायर 4 हो गया और H2 हमारे पास 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 15/16 क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आवाज बढ़ेगा मेरे दोस्त, बढ़ेगा, आवाज आएगा आपको, टेंशन उसकी मत लो। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन या समचतुष्फलक। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन है मेरे दोस्त, यहाँ गलती से रोम्बस लिखा गया है, एक्चुअल में ये टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन, और टेट्राहेड्रन कैसा होता है, 4 समबाहु त्रिभुज से बना होता है। ठीक है, 4 समबाहु से बना होता है। मैं इसका रियल फिगर दिखाऊं, ये देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक समबाहु बेस में रहेगा, एक इक्विलेटरल बेस में है, बाकी जो इक्विलेटरल हैं वो इनके साइड पर खड़े। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको ये 3 के 3 जो आपको इक्विलेटरल खड़े नजर आ रहे हैं, इनके टॉप और इनके टॉप को पकड़ के, टॉप को पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, गठरी में बांध दीजिए, ऐसा फिगर देखेगा, यही आपका टेट्राहेड्रन। और टेट्राहेड्रन चूंकि चार चार समान, ध्यान दीजिए, टेट्राहेड्रन 4 समान समबाहु त्रिभुज से बने होते हैं, 4 समान समबाहु त्रिभुज से बने होते हैं, जिसकी भुजाएं, अब 4 समान समबाहु त्रिभुज है तो भुजा तो एक समान ही होगा, यानी अगर आपने भुजा को एक बार ए मान लिया है, ये ऑलवेज क्या रहेगा हमारा, ऑलवेज ये हमारा ए ही, ऑलवेज ए ही रहेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि टेट्राहेड्रन की सभी साइड एक जैसे होते हैं। अब टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम की बात करें, ये √2/12 और इंटू मेरे दो साइड क्यूब। ठीक है, ये लो √2 और बटे में 12, और भुजा क्यू की बात करोगे, भुजा आपका 3 और 3 का क्यूब 27 होता है। तो लीजिए 4 तिया 12, 9 तिया 27, ये 9√2 और अपॉन में 4 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिनका भी ए आया होगा का बिल्कुल सही रहा होगा। अब यहाँ पर एक भाई ऐसे आ गए हैं, ध्यान दीजिए, नाम है आनंद किशोर, ये कह रहे हैं कि थोड़ा डीप में अच्छे से समझाइए, डीप में अच्छे से समझाइए, सब कुछ डिस्कशने से आप समझ आना चाहते हैं, कुछ चीज़ बैच में भी समझाया जाता है, थोड़ा बहुत बैच का भी आनंद लीजिए। ठीक है ना, ये डिस्कशन है, और डिस्कशन में हर क्वेश्चन को डीप में लेके जाएंगे ना तो पूरा रात में भी डिस्कशन पूरा नहीं होगा, और ये मेरी मजबूरी है कि डिस्कशन को एक पैटर्न पे ही चलाना होता है, जिससे कि हमें टाइम के अंदर आपको कंप्लीट भी कराना होता है। पूरी रात डिस्कशन थोड़ी ना 40 क्वेश्चन का कराना है। अब आपको अगर डीप डीप आप सॉल्यूशन चाहते हो, इसका मतलब आपको डीप नॉलेज नहीं है चैप्टर का, डीप नॉलेज नहीं है तो आपको फिर बैच के अंदर आना होगा और आपको डीप नॉलेज लेना होगा, तभी आप एग्जामिनेशन कर पाओगे, है ना। अब मेरे दोस्त आइए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, a-3 और ये हमारा 3, इसके बीच की दूरी हमारे पास a यूनिट। ठीक है, अब a का मान हमसे मांग रहा है कि क्या होगा,
देखिए दोस्त, 2 पॉइंट है, एक ए है और एक हमारा बी है। ये हमारा क्या हो गया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट है। लीजिए 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं। अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता क्या है, डिफरेंस एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। देखिए जी, अगर हम यहाँ पर आपसे ये कहें ए बी हमारा दिया हुआ है 6, ए बी अगर 6 दिया है तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए x2 माइनस x1 कर लो, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखो, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो और x2 में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप अगर करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ देख लो, x2 माइनस x1 ही करना चाहते हो तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएंगे, इतना ठीक नहीं लगेगा 3 में देखने में, ये -3 ही कर लो, नहीं बिगड़ेगा। सीधा होता है x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर y कोऑर्डिनेट डिफरेंस का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त a और माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर हो जाए, समझे। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। अब डिफरेंस लेने के लिए हम घटा लेते हैं, घटा ले, फर्क नहीं, हम करें, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जाएगा। अब यहाँ क्या करें, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप अच्छे से पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, इनका स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। और ये हमारा मेरे दोस्त है 36, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ से हम ए स्क्वायर बराबर अगर निकालना चाहें, पहले से ही कटेगा 18, 9 जाके घटेगा तो 9। अब यहाँ ए का मान क्या हो जाएंगे, तो ए का मान +-3 हो जाएंगे, है ना, +-3। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, वेरी सिंपल। प्लीज बताइए सूरज क्या जानना चाहते हो। 40 नंबर का सेट कल से नहीं होगा, परसों से होगा। कल आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट वाली सारी बैचेज रोज रखी गई है, ताकि आप लोगों के लिए जो आंदोलन हो रहा है, अ, आंदोलन का इफेक्ट अच्छा रहे और आपकी बात को गवर्नमेंट आयोग सुने, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये मेरे दोस्त आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे होंगे और आपके सामने ये पहली बार ही क्वेश्चन रहा होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में है, मान लीजिए एक्स कोमा वाई के फॉर्म, इसको जब आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं, क्या होता है, आर कॉस थीटा और कोमा आर साइन थीटा, ये होता है मेरे दोस्त इसका पोलर फॉर्म, ठीक है। और इस दौरान आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये जो हमारा x कोमा वाई है, एक पॉइंट है x कोमा वाई, ठीक है मेरे दोस्त। ये थोड़ा डीप में बता रहा हूँ, इसको थोड़ा डीप में बता देता हूँ क्योंकि इसकी जानकारी आपको नहीं रहा होगा, ठीक है, पहले से नहीं रहता है, पहली बार ही क्वेश्चन देख रहे हो, ध्यान से देख, समझ में नहीं आता है कि ये दिया हुआ क्या है। ये दोनों नॉर्मल पॉइंट नहीं है मित्र, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो ये पॉइंट हमारा x कोमा वाई है, ठीक है। आप जब भी कार्टेशियन पोलर फॉर्म में बदल, आप यहाँ से इसको मिलाते हैं, ठीक है। क्यों मिलाते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए, और ओरिजिन से पॉइंट के डिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट एक्स वाई है, अगर हम मेरे दोस्त यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें, हमारा यही एक्स है, यही वाई है, बोलिए हाँ या ना, बोल। और मेरे दोस्त ये जो है ना, ये यही हमारा थीटा। आज आपको पता है, आज यहाँ पर मेरे दोस्त अगर मुझे x का मान निकालना होगा, तो ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हमने r माना है, इस r के हेल्प से x का मान चाहिए। तो मेरे दोस्त बताइए, थीटा के लिए x हमारा क्या है, आधार, और r हमारा है कर्ण। आधार बटा कर्ण किस में होता है, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाए, आधार और, ठीक है। तो यहीं से हम x का मान निकाल, तो r cos थीटा, या मेरे दोस्त उसी तरह से जब हम यहाँ y का मान निकालना चाहते हैं कर्ण के हेल्प से, तो थीटा के सामने y है लंब और r हमारा कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर लंब, लंब हमारा y और कर्ण हमारा r है। यहाँ से y बराबर क्या होगा, r साइन थीटा हो जाएगा। तो इसी को देख करके हम यहाँ पर x का मान r cos थीटा और y का मान r साइन रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी नॉलेज तो होगी पहले से, बिल्कुल।
तो मेरे दोस्त आप ये समझो कि इसी तरह से पोलर फॉर्म पार्टीशन चेंज किया जाता है। आप जानते हो आज आपकी जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ये जो आपकी आर है, ये आपको आर दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये आपको आर दिया हुआ है, ओके, और साथ ही साथ ये आपको थीटा दिया हुआ है। एकदम ध्यान से देखना, ये मेरे दोस्त आपका आर है और ये आपका है थीटा, यही आपका आर और थीटा यहाँ पर मान। सिमिलरली ये भी एक दूसरा पॉइंट है, इसमें मेरे दोस्त ये आपका आर है और ये मेरे दोस्त का थीटा, ठीक है। तो कायदे से दोनों पॉइंट अभी है ही नहीं, हमें इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये तो पता है, जब आर और थीटा मालूम होगा तो पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से, ठीक है। लीजिए मेरे दोस्त हम यहीं पर पॉइंट कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला जो आर है 3 है, 3 कॉस थीटा है पाई/4, कोमा ये आर है 3 और साइन थीटा है हमारा पाई/4। ये कायदे से हो जाएगा 3 बटे, अरे कॉस 45 √2 ही ना होता है, साइन 45 भी √2 ही होता है। एक पॉइंट हमारा हो गया 3/√2 और 3, यानी कि जो 3 कोमा पाई/4 दिया हुआ है वो एक्चुअल में हमारा 3/√3 कोमा सॉरी 3/√2 है और 3, ये जो हमारा है ना, इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। ओके मेरे दोस्त, अब हमें इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कीजिए आर आर कॉस थीटा पाई/4, ठीक है, और आर साइन थीटा पाई/4, ठीक है मेरे दोस्त। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो। अब दूसरा पॉइंट, अरे भैया आर दिया था थीटा दिया था, पर बैठा दिया, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा अब, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर आपको कॉस 5π/4 का मान निकालना है, 5π/4 को हम पाई प्लस पाई/4 तो लिख सकते हैं, और कॉस 180 प्लस थीटा है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 45 तो होगा माइनस में 1/√। उसी तरह से मेरे साइन 45 साइन 5/4 का मान भी उसी तरह से निकालेंगे तो माइनस 1/√2 होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस में 7/√2 और ये हमारा हो जाएगा यहाँ भी माइनस 7/। तो मेरे दोस्त एक दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 7, माइनस में 7/√2 और कोमा माइनस 7। तो इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट फाइंड आउट किया। अब दोनों पॉइंट मेरे दोस्त फाइंड आउट किया है, अब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, आइए हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये भी बराबर रूट के अंदर क्या, एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर 3/√2 माइनस 7 हो जाएगा क्या, 7×3 = 10, 10/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस का स्क्वायर 3/√2 10 7/√2, ये भी हो जाएगा हमारा 10/√2, हम इसका स्क्वायर करने चले। तो यहाँ से फाइनली हम देखेंगे 100 और बटे में 2, और यहाँ भी 100 बटे में 2, और मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे भाई हैं तो ये क्वेश्चन समझ का, हो गया, चलिए थैंक यू। मैंने ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इस सवाल को और भी तरीके से नहीं बनाया जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर लाकर आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सर इजी पढ़ाइए, मैथ्स भी का वास्ट नहीं आता एग्जाम में। अरे मेरे दोस्त मैं इजी ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या बोलूँ, आप लोग 6 to 8 का पेपर देखे, है ना, 9 10th का भी पेपर देखे। अब 6 to 8 के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, आप उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर देखिए, है ना। और 9 10th के अंदर इस बार क्वेश्चन आसान था, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सब दिन 9 10th के क्वेश्चन आसान ही रहेगा, है ना। अगर आप सब दिन 9 10th का क्वेश्चन आसान रहेगा ये सोच के अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप कीजिए, है ना। लेकिन मैं ये सोच के तो तैयारी नहीं कराऊंगा। मैं ये सोच के तैयारी कराऊंगा कि अगर पेपर थोड़ा अप भी हुआ तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरी थिंकिंग तो हमेशा से यही रहा है और यही रहेगा। और क्योंकि यही थिंकिंग आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा देता है और प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम रिजल्ट होने के कारण भी यही होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको, ये क्या है। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि 2.2a,4 और -2,3 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,2a+1, ठीक है। तो बताइए ए बी का मान क्या होगा। अब यहाँ देखो हमारे पास 2 पॉइंट है मेरे दोस्त, एक 2a,4 एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है -2,3, ये हमारे पास 2 पॉइंट, ठीक है। और हमें अच्छी तरह से कह दिया गया है कि ये दोनों ही पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट को जाने वाली रेखा के बिल्कुल मिडिल में, एकदम मिड पॉइंट, ठीक है। कि मिडिल में एक पॉइंट है जो हमारा 1 और 2, ठीक है। हमें कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात। बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। मिड पॉइंट का अगर हमें एक्स निकालना होगा क्या करेंगे, एक्स वाले को जोड़ के आधा कर देंगे। यहाँ हमारा एक्स वाला है 2a और यहाँ है एक्स वाला कितना, -2a। अरे भाई यहाँ पर ध्यान, x1 + x2/2 बराबर क्या, मिड पॉइंट का। अब यहाँ से हम देखें 2a और 2 उधर होगा, -2 जाके 4 हो जाएगा। फाइनली ए का मान यहाँ पे 2 आ जाएंगे। y का मान निकालना होगा तो b का मान निकालना होगा मिड पॉइंट का, y1 और +y, यहाँ से क्या निकलेगा, y क्या है। तो आप ही सोचिए ए का मान क्या निकले हैं। ए का मान आप निकाल लिए हैं 2, तो ए का मान यहाँ पे 2 रख दीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4 1 5, 5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो 4 + 3b का मान हो जाएगा 10। 5 हुआ, 2 से गुना करेंगे 10, तो 3b बराबर 6 हो जाएगा, तो b का मान 2 हो जाएगा। यानी आपका ए भी 2 हो जाएगा और बी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन हर जगह पर उपलब्ध हो जाएगा, मेरे बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। बहुत जल्द कहने का मतलब जैसे ही बुक तैयार होगा ना अपना, जैसे ही आप लोग को यहाँ से लोग दे देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा है ए -4,3 और बी 5,2 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस रेशियो में इसको बांटेगी। जानते हैं, आज मेरे दोस्त जो हमारा सेक्शन पॉइंट है ना, विभाजन बिंदु, वो एक्स अक्ष पर है। और आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान नहीं, ठीक है। वाई का मान नहीं होगा मतलब वाई का मान 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान 0, ठीक है। तो अब क्या क्या इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे ये कहना चाहता हूँ कि ए और बी दो पॉइंट को, ए और बी दो पॉइंट को वाली रेखा, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा एक्स कोमा 0 किस रेशियो, ठीक है। तो किस रेशियो में बांटते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, हम सेक्शन पॉइंट पर वही लेकर चले जानते हैं, ठीक है। तो सेक्शन पॉइंट का वाई जानते हैं तो वाई लेके चलिए। तो मेरे दोस्त आपको ये बात पता होगा, सेक्शन पॉइंट का वाई जो होता है वो my2 + ny1 है ना, my2 + ny1 और बाई में m + n, ठीक है। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात मेरे दोस्त ये, यहाँ पर हमने अंतः और बाह्य विभाजन कैसा हो रहा है तो पता नहीं था, तो हमने यहाँ पे मान लिया है
मान लिया कि डिवीजन कैसा हो रहा है, इंटरनल। ठीक है, कैसा हो रहा है, इंटरनल। अच्छा, अब ध्यान दें तो वहां पर सेक्शन पॉइंट का y है हमारा 0, my2 m मालूम नहीं, लेकिन y2 देख लो मेरे दोस्त 2 है आपका, n मालूम नहीं, लेकिन y1 हमारा 3 है, और बाई m प्लस n इधर गुना होके तो 0 ही हो जाएगा। ये आपका 2m और प्लस 3n हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 2m, 3m को इस बार भेजेंगे तो -3n हो जाएगा। m अपॉन n लेके आएंगे तो -3/2 आएगा। जानते हो दोस्त, ये रेशियो तो हमारा 3:2 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मान के चले थे इंटरनल और आ गया निगेटिव, इसका मतलब यहाँ इंटरनल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल हो है। ठीक है, आप जो डिवीजन मान के चलिएगा, अगर पॉजिटिव आ गया तब तो वही हो रहा होगा, अगर यहाँ प्लस में आता इंटरनल ही होता, लेकिन इंटरनल मान के चले और नेगेटिव आ गया तो मतलब एक्सटर्नल हो रहा है, यानी 3:2 में बाह्य विभाजन हो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। आप में से जिनका भी आया होगा बहुत अच्छी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आओ मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से इसको देखें और काम करें। अब इसे थोड़ा समझिए, ये क्या है, एक किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए और हमसे क्या मांग रहे हैं मेरे दोस्त, केंद्रक का निर्देशांक यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता क्या है, एक्स वाले के योगफल यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, ठीक है, और y1 प्लस y2 प्लस y3। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए मेरे दोस्त x वाले को जोड़िए, तो 4 से 9 जाएगा -5, -5 और +8 हो जाएगा आपका 3, यानी 4। ठीक है, 4 - 9 +8, 12 में से 9 गया तो 3, 3 y1 प्लस y2 प्लस y3, ये हमारा y1 है मेरे दोस्त, ये y2 है और ये हमारा y3 हो जाएगा। तो ये 12 में से 3 गया 3, 3/3 1 हो जाएगा, और ये हमारा 20 में से 8 गया 12, 12/4। तो इस तरह से आपने 1,4 देख लिया, बड़ा सिंपल था ये, कहीं कुछ है नहीं। ठीक है, आज आप सुस्त लग रहे हैं, हम सुस्त नहीं लग रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोग का क्लास हुआ है ना, तो फॉर्म में आने में 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे, है ना। अब ये देखिए, आप लोग जो TGT 6 to 8 9 10 कॉम्बो बैच की बात कर रहे थे, यही वो बैच है जो आपके लिए नया है, और इस बैच के अंदर आप करके इनरोल होकर के आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे। ठीक है, और जो लोग ये चाहते होंगे कि नहीं बिल्कुल नया नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत हो भी चुका हो, तो मैंने एक बैच को अप्रैल में भी 4.0 के लिए शुरू किया था, वो कुरुक्षेत्र 4.0 के नाम से। जिनको थोड़ा पुराना चाहिए था, क्षेत्र वाली बैच। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल नया चाहिए तो आप वहाँ। अब ये देखो, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमसे कह रहा है कि 3 पॉइंट संरेखी हैं, तो बताइए सर एक्स और वाई में क्या संबंध होगा। जानते हो, अगर ये 3 पॉइंट है ना मेरे दोस्त, तीनों पॉइंट हमारा कॉलिनियर है, ए बी और सी, अगर ये तीनों कॉलिनियर है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारा स्लोप, ध्यान देना, ऐसी स्थिति में हमारा स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, और स्लोप ऑफ बी सी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलिनियर हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा तो स्लोप इक्वल होंगे। अब 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप होता क्या है, y2 - y1 और बटे x2 - x1। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर y2 अगर देखने जाएंगे ना ए बी में, y2 तो y1 है y, हो जाएगा 2 - y, और बाई x2 - x1 तो 1 - x हो जाएगा, बराबर। ये हमारा BC का स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1 हो जाएगा 0 - 2, और बाई x2 - x1 यानी 7 - 1। तो यहाँ से अगर हम देख ले
6 6 से मेरे दोस्त 6 दूनी 12 और -6 बराबर यहाँ क्या होगा -2 और माइनस माइनस प्लस 2x। तो ऐसा कर लो 2 को इधर लेके आ जाओ 14 हो जाएगा, 6y इधर आके हमारा प्लस में आ जाएगा। ठीक है ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन करके काट दोगे x + 3y और बराबर 7 जाएंगे। x + 3y बराबर 7, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। एक्स वाई रिलेशन हो जाएगा, एक्स वाई में यही रिलेशन हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है चलिए, ये था हमारा 92। अब हम 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है 9x + 4y बराबर 15, ax + 12y बराबर 45 संरेख रेखाएं हैं। तो बताइए के का मान क्या होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर ये दो लाइन है और दो लाइन संरेख का मतलब होता है कि एक दूसरे पर ये ओवरलैप कर रहा है। जब दो अलग अलग लाइन के संरेख होने की बात की जाए तो मतलब साफ समझिए कि वो ओवरलैपिंग की बात कर रहा है। और जब मामला ओवरलैपिंग की हो तो इस स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 हो जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है लीजिए a1/a2 करिए, हो जाएगा 9 और अपॉन k। ठीक है और बराबर b1/b2, ये लो ये हमारा b1 है, ये हमारा b2 है, हो जाएगा 4/12। फाइनली यहाँ से k का मान आ जाएगा 27। आप में से जिन्होंने 27 लाया होगा बिल्कुल सही रहा। ठीक है दोस्त, ये था हमारा 93। आइए अब 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण एपी में हैं, जानते हो तीन चीज अगर एपी में हो तो वो तीनों चीज क्या होता है, a-d, a और a+d। ठीक है और आज मेरे दोस्त ये तीन चीज जो आप एपी में लिखे हो ये क्या है, तीनों ये त्रिभुज के कोण हैं। और जब त्रिभुज के तीन कोण एपी में होंगे तो वैसे स्थिति में ध्यान देना, त्रिभुज के तीन कोण अगर एपी में होंगे तो उस स्थिति में आप जरूर ये ध्यान रखना कि त्रिभुज के तीन कोण अगर एपी में होंगे, ठीक है एपी में हो चाहे नहीं हो, तीनों कोणों का योगफल 180 ही होता है ना। डी से डी तो चला जाएगा, 3a और बराबर 180 यानी a का मान 60 हो जाएगा। तो हमसे कहा कि सर मध्य कोण बताइए, मध्य कोण मतलब मॉडरेट एंगल। मॉडरेट एंगल इनमें कौन होगा, देखिए a जो होगा वो a+d से छोटा होगा और a में से बड़ा होगा। यही जो एंगल है ना a वाली, यही तो है अपना मॉडरेट एंगल, यही अपना मॉडरेट एंगल है भाई। मॉडरेट एंगल आपका हो गया a, ठीक है और उस a का मान क्या है 60, सदैव 60 होगा। ये अपने दिलो दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है आइए, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा 94 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम चलते हैं 95 की। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, ये देखो दोस्त मेरे, ये रेडियन एंड डिग्री का क्वेश्चन है और रेडियन एंड डिग्री सवाल तो अभी आप पढ़े नहीं है। ठीक है फिर कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो मैं अभी आपको बता दूंगा, और रेडियन एंड डिग्री एक दिन आपको करा भी दूंगा, है ना। कब से स्टार्ट हुआ है सर, स्टार्ट तो मेरे दोस्त हमारा 8 बजे से, सैटरडे संडे वाली क्लास हमारा 8 बजे से। और मैं एक बात बता देता हूँ, दोपहर में मॉर्निंग में जो 40 क्वेश्चन वाला सेट स्टार्ट हो रहा है उसका डिस्कशन 2 बजे से 4 बजे दोपहर में ही होगा। ठीक है दोपहर में ही हमारा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा, टीचर स्पेशल वाली। ठीक है हाँ ये देखिए एक रेल मार्ग का वक्र एक वृत्त के अनुसार बनाना है और यदि उस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना हो तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मार्ग को वक्र बनाना है, वृत्ताकार बनाना है, ठीक है और वो भी 40, तो मेरे मित्र ये देखो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना सेंटर होगा कि नहीं होगा। चलिए अगर वक्र बनाना है तो सर्कुलर बना रहे हैं, तो ध्यान से देखना, पहले तो हम वक्र के जैसा बना रहे हैं, वक्र ध्यान से देखना एकदम।
अब रेल मार्ग का वक्र जो है वो वृत्त के अनुसार बनाने हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वृत्त का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अब वो हमें ये कह रहा है कि हमें डिस्टेंस कितना रखना है मेरे मित्र, डिस्टेंस हमें 40 मीटर रखना है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, वो आप 40 मीटर, और 40 मीटर डिस्टेंस ये सोच के रख रहे हो ताकि मार्ग की दिशा में जो परिवर्तन एंगल जो हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा। तो मेरे दोस्त, डायरेक्शन ऑफ ट्रैक हैज टू बी चेंज्ड बाय 25 डिग्री से ये जो आपका ट्रैक है वो घूम रहा है। ये जो ट्रैक है वो 25 पर मेरे दोस्त आपका घूम रहा है, यानी 25 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे सवाल कहा कि बताइए सर रेडियस क्या। हाँ ठीक है, रेडियस क्या होगा। आप लोगों ने मेरे दोस्त पढ़ा होगा रेडियन एंड डिग्री में एक कंसेप्ट, क्या, ये आपका क्या है, ये चाप की लंबाई है, ये आपका क्या है, तो ये आपका थीटा है। तो आपने पढ़ा होगा थीटा बराबर एल बाई आर, है ना, थीटा बराबर एल बाई आर। थीटा वही है क्या, थीटा आपके पास क्या है मेरे दोस्त, 25 डिग्री है। लेकिन ये जो यहाँ पर आपको थीटा लिखना है तो आपको किस में लिखना है मेरे दोस्त, रेडियन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेडियन में लिखना है, एकदम ध्यान से देखना। अब ये देखिए, आपको अगर इसे रेडियन में बदलना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम एक रेडियन की बात करेंगे तो 180 बट पाई हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतना डिग्री। लेकिन ये तो डिग्री में ऑलरेडी है, इसको पाई में रेडियन में हमको बदलना ही है, तो ऐसे कर लो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटा 180 रेडियन, यही ना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी 25 डिग्री है, 25 डिग्री को रेडियन में अगर बदलना होगा, पाई बटे 180 से इसमें गुना कर देना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 25 पाई बाई 180 रेडियन हो गया बराबर एल। एल आपके पास 40 मालूम है, आर आपको मालूम नहीं है। अब यहाँ से कैंसिल आउट जो होना है उसे कर देना अच्छे से। अब देखो मेरे दोस्त, काम हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये 5 बचे 25 होगा, और ये 36 पंचे 180 होगा, और 5 से काटेंगे आर बार में। अब मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा हमारा, आर इंटू पाई, तो आर इंटू पाई और बराबर ये 36 और गुने में, और आप भली भांति जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7। यहाँ से आर निकालेंगे, 36 × 8 और इंटू 7 और अपॉन 20। आपको भाग देना होगा, आपको मेरे दोस्त भाग देना होगा। ठीक है, आप भाग दोगे और जो आंसर, हाँ हाँ भाग देते ही मेरे दोस्त आपको आपका आंसर दिखेगा। और बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दोस्त। अब देखिए, है क्या ना कि अगर हमें रेडियन डिग्री वाली सवाल कहीं पे दिख जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर में हम उसको छोड़ के आ जाएंगे, है ना। तो रेडियन डिग्री वाली सवाल हमने रखा है। अब इसको मेरे दोस्त, रिकॉर्डेड क्लास है, गजब बात है, गजब आदमी है, रिकॉर्डेड क्लास कैसे हो सकता है मेरे दोस्त, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपका आंसर 91.64। मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ जाएगा, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय रह नहीं जाता है ना। चलिए, अब कैलकुलेशन करना आपका काम है, अगर इतना छोटा गुना भाग मैं करने लगूंगा तो पेपर में आप क्या करेंगे। हम्म, आइए अब इसकी बात भी करें। अब देखिए ये क्या लिखता है कि 50 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की एक जीवा 25 सेमी का है, इस जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घचाप की लंबाई क्या होगा। अब यहाँ अच्छे से देखना मेरे दोस्त, हमारे पास मैं ये देख पा रहा हूँ, एकदम ध्यान से, 50 सेमी जीवा कितना है, 25। अब ये देखिए दोस्त, मेरे ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास जीवा किसको बोलते हैं, कोड, सर्कल के परिधि पर स्थित दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा कोड कहलाती है। ये आपका सेंटर है। कोड आपको 25 दिया, ठीक है, और ब्यास दिया है 50, तो ब्यास 50 होगा तो त्रिज्या क्या होगी, 25 जाएगी। अभी हमारी 25 हो गई। तो अब आप क्या करोगे मेरे दोस्त, आप ये देख रहे हो कि सर हमारा रेडियस भी 25 है और हमारा जीवा भी 25 है, तो 25 25 25 समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के कारण ये 60 डिग्री हो गया, है ना। और 60 डिग्री, ये अगर मेरे दोस्त हमारा 60 डिग्री है, ध्यान से देख, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई/3 होता है। बिल्कुल, क्या चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए इस दीर्घचाप की लंबाई।
पाई, इसकी लेंथ चाहिए। एकदम ध्यान से मेरे दोस्त देखते रहना सभी लोग, मुझे ये चाहिए। ठीक है, हमें ये दीर्घ चाप की लंबाई इसकी बात कर। मैंने तो अभी सिंपल सिंपल सी एक चीज कंसेप्ट आपको बताया था। क्या कंसेप्ट था? तो मैंने बताया था कि थीटा बराबर है एल अपॉन, अभी भी ठीक है। तो मेरे दोस्त मुझे तो इसका थीटा लेना होगा ना। आप कहोगे हाँ जी सर, इसका थीटा कैसे लोगे? बताइए। पॉइंट पर 360, 360 का मतलब 2 पाई, पॉइंट पर 2 पाई बनता है, एक बिंदु पर 2 पाई बनता है, सर्कल के सेंटर मतलब इसमें इधर है पाई/3, तो पाई/3 हटा दीजिए। पाई/3 जैसे ही हटाएंगे होगा मेरे दोस्त 6 में क्या 5 पाई। ठीक है, लीजिए आपका ये हो गया 5 पाई और बाई में थीटा। और एल, एल तो हम जानते नहीं है, आर जानते हैं 25, 25 से इधर गुना हो जाएगा 125 पाई और पाई में 3 बराबर एल। यही एल है हमारे चाप का लंबाई। ठीक है, ये वाली चाप मेरा निकल गया, दीर्घ चाप। बहुत ही सिंपल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए आलोक कुमार बताइए प्लीज, टीजीटी क्लास ले रखे हैं? हाँ ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मेरे दोस्त देखो, ये एक टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट नाम का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिस पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि टेस्ट आपको ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया ये भी रेडियन डिग्री का ही सवाल था। ठीक है, ये भी रेडियन डिग्री का ही सवाल था। आप मेरे दोस्त सवाल यहाँ देखिए, ये जो लगातार दो क्वेश्चन अभी जो आपने देखा, ये वाली भी देखी, ये दोनों ही जो है, ये मेरे दोस्त रेडियन एंड डिग्री नाम का एक टॉपिक होता है, और इस टॉपिक को आप नहीं पढ़े होंगे। तो मैं मेरे दोस्त ये दोनों ही क्वेश्चन रेडियन एंड डिग्री का ही था, इसलिए मैंने थीटा बराबर L/R कंसेप्ट का यूज़ किया। ठीक है, अब किसी दिन रेडियन एंड डिग्री आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप, ठीक है, करा देंगे 102 के अंदर ही। ओके, अब करो। आओ अब इसकी बात करते हैं मेरे दोस्त। ये क्या है? a - b का होल स्क्वायर और प्लस a + b का होल स्क्वायर। अरे कुछ नहीं, थीटा का मान 0 ही पुट कर लो ना। अब जैसे ही थीटा का मान 0 पुट करोगे, साइन 0, देखिए cos 0 1, साइन 0 0, cos 0 1, साइन 0 0। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, जोड़ने से 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी अगर बेसिक से करेंगे, a - b का स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस में स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा 1 होता है, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब बेसिक से भी कर सकते हो कहीं। हाँ मेरे दोस्त, आज 1 नंबर सेट हुआ है। ओके, ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा और इंटू मेरे दोस्त कॉस थीटा हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए साइन इंटू साइन, ये हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कॉस इंटू, ये मेरे दोस्त हमारे पास कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये अपना 1 हो जाएगा, और ये साइन इंटू कॉस, ध्यान देना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, और नीचे में आपको क्या दिख रहा है? साइन थीटा और, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ देखो 1/sin ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, और 1/cos ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। तो इस तरह से कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन। 6 to 8 और 9 10 का मैथ आपको लेना है। आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, और 4.0 के अंदर महाभारत, महाभारत बैच 6 to 8 एंड 9 10 का कंप्लीट है, तो आपको 1200, ठीक है। हाँ मेरे 1299 आएगा। खैर एग्जैक्ट प्राइस उसका मुझे याद भी नहीं है, आप देख लेना जो भी प्राइस हो। कॉमन पेपर का डिस्कशन अलग से होगा मेरे दोस्त, और
शायद आज कॉमन पेपर का डिस्कशन आपको एसएसटी के साथ में करा दिया गया है, तो आप देख लेना। हालांकि मुझे उसकी पूरी जानकारी है नहीं, मैं बात कर पूछ करके आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉमन पेपर का कहाँ डिस्कशन है मालूम नहीं है। बिल्कुल मेरे दोस्त, अगले अगले टेस्ट से आप देखोगे कॉमन पेपर का हमेशा से अलग से डिस्कशन हुआ है, आपको हमेशा से अलग से डिस्कशन, उसकी टेंशन मत लो। अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना यहाँ पर का कोई वैल्यू मेरे दोस्त दिख, क्या क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर इसे हमें बेसिक से करना हो। और बेसिक से कैसे काम करेंगे, तो आप मेरे दोस्त एलसीएम लोगे। आप जैसे ही एलसीएम लोगे, यानी सोचो, तो एलसीएम में क्या होगा, दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करिए ना, कॉस को सी से लिखिए और साइन को एस से लिख लीजिए। कॉस प्लस साइन, लेकिन एंगल अलग अलग है, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कॉस ए और प्लस में मेरे दोस्त हमारे पास कॉस, और यहाँ पर साइन ए और प्लस में साइन बी है। तो मेरे दोस्त जब हम इसका एलसीएम लें, जीवन में जानते हो लाइफ में इस सवाल को एक ही बार बनाना हो, आपको याद रहेगा, हमेशा हमेशा आप आंसर जीरो लगा दोगे, ठीक है। लेकिन एक बार देख लो इसको, क्योंकि इसको बेसिक से ही बनाना उचित है, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त, एलसीएम, अब इसका गुना यहाँ पर होगा और इसका गुना यहाँ पर होगा। जब इसका गुना यहाँ करेंगे, ए माइनस बी और इन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ देखना, इसका गुना अगर इसके साथ होगा, ए माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस होगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर वाला को छोड़ो ना, वाले का सोल्यूशन। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर है, इसको एक साथ कर दो, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉमन करो, साइन स्क्वायर बी और ये प्लस में कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। मैंने क्या क्या पता चला, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर के एक साथ कर लिया, माइनस साइन स्क्वायर दोनों में, ठीक है? अब ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जाएगा। अब वन माइनस वन तो हमारा जीरो हो जाएगा। अब जीरो में जीरो और बटा समथिंग तो है नहीं, जीरो बटा समथिंग अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं समथिंग, अब समथिंग जो कुछ भी नीचे है उसे बड़ा ही है, पर में जीरो और नीचे कोई भी चीज़ आपको आ जाए जीरो को छोड़ के, तो मेरे पास रिजल्ट तो जीरो ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ, ठीक है। बाकी रही बात, भाई कह रहे हैं कि सर 0 डिग्री पुट कर लो, अगर आप 0 डिग्री पुट करोगे मेरे दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पर बटा में जीरो हो जाएगा जो अनडिफाइंड, इसलिए मैंने 0 डिग्री, ठीक है। चलिए ये था हमारा 99 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर पे आते हैं। अब 100 नंबर क्या है, यहाँ आप 0 डिग्री पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत। आप जैसे ही थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री करोगे, अब देखो क्या हो जाएगा, थीटा का मान जैसे ही 0 डिग्री पुट करोगे, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो कारण ही खत्म ही हो जाएगा, कॉस जीरो हमारा 1 हो जाएगा, फाइनली आंसर, आप आराम से काम, ठीक है। ये था हमारा 100 नंबर क्वेश्चन, ओके। अब मेरे दोस्त आइए 101, तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख रहे हैं, साइन 420, ये कॉस 390, कॉस 300, और ये हमारे पास मित्र, हम यहाँ पर ये देख एक चीज आपको बताते हैं, क्या ये साइन, क्या इसको 360 प्लस 60 लिख सकते, कुल 420, और ये देख लो आप यहाँ पर ये कॉस, क्या इसको हम 360 प्लस 30 लिख सकते। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले क्या है मेरे दोस्त, कि कॉस माइनस थीटा, ये तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइन माइनस थीटा ये हमारा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब जिसके कारण ये प्लस माइनस, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब कॉस 300 को हम या 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, और साइन 330 को हम 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब ये देखिए साइन 360 प्लस थीटा ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा ये भी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ये कॉस 360 माइनस थीटा ये तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन
साइन 360 माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब एक बार देख लो, ये √3/2 हो जाएंगे, ये भी हमारा √3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस पर प्लस हो जाएगा, cos 8 हो गया, ये हमारे पास साइन 30 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, ये 3/4 है, प्लस में 1/4 है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास 1। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? आवाज क्लियर नहीं है? पर क्या फरियाद आलम, आवाज क्या सच में क्लियर नहीं है मेरे दोस्त? क्लियर तो होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था साउंड क्लियर, लेकिन साउंड क्लियर नहीं है, इस पर हम बात करेंगे थोड़ा कि साउंड क्यों प्रॉब्लम चल रहा है ना। चलो, ये तो हमारा 101 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 102 की ओर। मित्र मेरे, 102 पे हम क्या सॉल्व करेंगे और कैसे काम करेंगे, इस पे थोड़ा ध्यान देना। ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है। क्या ढंग का क्वेश्चन है? यहाँ पर मेरे दोस्त हम यूज करेंगे साइन सी और प्लस साइन डी का कंसेप्ट। तो क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी बराबर साइन C+D/2 और इंटू कॉस, ये मेरे दोस्त C माइनस डी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले। ठीक है, अब देखिए ना, अगर हम ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी कंसेप्ट का यूज करें सिर्फ और सिर्फ, क्या होगा? तो हो जाएगा 2 साइन, जब C प्लस डी करेंगे तो जेड से जेड कटे, y+y2 y/2 इंटू कॉस C माइनस डी, जब C माइनस डी करेंगे ना तो y से y तो हमारा खत्म हो जाएगा, C माइनस डी करेंगे तो, लेकिन माइनस जेड और माइनस जेड क्या हो जाएगा? माइनस में जेड और बटे। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सी डी जोड़ के 2 से भाग, सी घटा के 2 से भाग, जब आप सी प्लस डी कर रहे, जेड माइनस में जेड प्लस में खत्म, y+y 2y 2y/2y हो जाएगा। उसी तरह से जब सी माइनस डी करेंगे, यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं, सी प्लस D/2 करोगे y आ जाएगा, लेकिन जब आप सी और माइनस डी करोगे ना मेरे दोस्त, और बाई 2 यहाँ से माइनस जेड आ जाएगा, तो ये आपको भरवली करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए, ये आपका हो गया माइनस जेड। ओके, और प्लस यहाँ पे पहले से क्या है? 2 साइन। अब ध्यान देना, नीचे क्या होगा? फिर वही बात होगा, इसको सी और इसको डी मानेंगे तो क्या होगा? साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएंगे हमारा 2 साइन क्या, सी प्लस डी, जेड से जेड गया, एक्स एक्स 2x का आधा हो जाएगा x, और इंटू कॉस, फिर सी माइनस डी करेंगे तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस जेड और माइनस जेड हो जाएगा आपका, माइनस में 2z जिसका आधा करेंगे, बिल्कुल इसी के। ठीक है, और प्लस में मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है? वाइस ऑफ साइंस। आप देख लो थोड़ा सा, वाइस ऑफ साइन वाई कॉमन आएगा तो ये कॉमन आ गया, कॉस माइनस थीटा ये हमारा कॉस थीटा ही होता है, यहाँ से कुछ भी नहीं तो एक रह जाएगा। पीछे भी देख लो, 2 sin x हमारा कॉमन आ जाएगा तो 2 sin x, यहाँ से हमारे पास कॉस माइनस थीटा जो है ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त +1 है तो ये हो जाएगा +1 क्या, अरे भैया ये कॉमन कर लोगे तो यहाँ तो कुछ तो 1 ही बचेगा ना। अब ये सेम चीज़ में सेम चीज़ तो चला गया, अब यहाँ मेरे दोस्त देख लो 2 से 2 भी चला गया, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा साइन वाई और बटे में साइन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, हो गया, पढ़िए, आगे ध्यान दीजिए इस पर, और देखिए ये क्या है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ध्यान से दो। एक्स, और ये अपना है tan45 जो 1 है, और ये cos 60 1/2 बराबर sin 60 √3/2, cot 60 जो है ना भाई, cot 60 ये मेरे दोस्त हमारा 1/, क्या कह दिया मुझे, x का मान बताइए, इसे कैंसिल आउट, इसे x का मान आपको 1 नजर आ रहा है, 1 इसको, जिन्होंने भी 1 लाया होगा बिल्कुल सही है। नहीं है सर, क्या नहीं है? क्या नहीं है, पहले ये बताओ ना, क्या नहीं है? बस नहीं है, ऐसे क्या है बोल देते हो? देखिए,
50 मीटर ऊंचे टावर की चोटी से एक आदमी एक कार को टावर की ओर आते हुए देखता है जिसका डिप्रेशन 30 डिग्री है। उस समय के बाद डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हो जाता है। इस समय में कार के द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? अब आप यहाँ देखिए, ये आपके पास क्या है मेरे दोस्त, एकदम बड़ी प्यार से आप देखो इसको, एकदम ध्यान से देखना। देखिए, ये 50 मीटर ऊंचा एक दीवार है। इस दीवार की चोटी से, ठीक है मेरे दोस्त, इस दीवार की चोटी से एक आदमी ऑब्जर्व करता है कि एक कार इस चोटी की, मतलब इस दीवार की ओर आ रहा है। ठीक है, तो पहली बार जब ये देखा, इसके आंख से एक किरण कार को जाएगी और एक अर्थ के पैरेलल जाएगा। इसके बीच डिप्रेशन बना है कितना? 30 डिग्री। ठीक है, कुछ समय के बाद फिर से उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है कि कार इधर आ रहा था। कुछ टाइम के बाद देखेगा तो कार का पोजीशन थोड़ा बहुत तो आगे हो ही जाएगा, मान लो यहाँ। तो अब यहाँ जब इसने कार को देखा, ठीक है, इस बार जो उसके आई पे डिप्रेशन बना है वो आपका 60। ठीक है, हमें कह रहा है कि सर सुनिए, ये 30 से 60 बनने के क्रम में कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, और बाकी ये मेरे दोस्त आपका, हाँ, जब अर्थ है तो अर्थ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको दिखेगा दिखेगा। अब ये देखिए, ये अर्थ के पैरेलल, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पे 30 डिग्री है, इसका अल्टरनेट यहाँ 30 होगा। ये 60 है तो अल्टरनेट ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना दोस्त मेरे, एक मेरी बात को याद रखना। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। आ, लगातार हम लोग का मुलाकात होता ही रहेगा। अब हमारी मुलाकात आप लोगों से तो दोपहर में 2 से 4 में इस यूट्यूब चैनल पर डेली होगा, मंडे टू फ्राइडे में। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में 2 से 4 आपकी मुलाकात, यानी कि हमारी मुलाकात आपसे इस यूट्यूब पर रहेगा। ठीक है, देखो, जब ये वाली जो एंगल है मित्र, इसका डबल हो जाए तो आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का प्रयोग करना। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का मतलब क्या होता है? इसी ट्रायंगल के एक साइड को आगे बढ़ाने से जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये 60 है, ये 30 है, तो मेरे मित्र इसे भी 30 होना पड़ेगा। नहीं तो 30 30 ये 60। एक और बात देखो, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उसके सामने का साइड भी क्या होता है? इक्वल हो जाता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब मेरे दोस्त 60 डिग्री के लिए, 60 के लिए परपेंडिकुलर हमारा √3 होगा। बेस हमारा 1, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। अब अगर ये 2 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से मेरे दोस्त देखना, क्यों? दोनों इक्वल है। अब ध्यान से देखो, √3 का मान कितने? 50। एक का मान क्या हो जाएगा? एक का मान हो जाएगा 50/√3। अब एक रेशियो का मान 50/√3, तो हमें तो यही डिस्टेंस चाहिए था, दो रेशियो का। दो रेशियो का मान क्या होगा? एक रेशियो का मान 50/√3, दो रेशियो का मान हो जाएगा 50 × 2/√3, 100/√3। लेकिन 100/√3 कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो थोड़ा नजर आ रहा है। एक काम करो, रेशनलाइजेशन कर लो, यानी √3 से गुना, √3 से भाग कर लो, फाइनली आपको दिख जाएगा 100√3/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 100√3/, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा 104 है। आइए अब 105 की ओर चलते हैं। क्या है 105, इसको देख लेते हैं। ये दोस्त मेरे दो खंबे हैं, एक 100 मीटर और एक देख लो यहाँ पे, एक 100 सॉरी, एक 10 मीटर की है, एक 20 मीटर की है, यानी एक का हाइट दूसरे का आधा है। ठीक है, और दोनों के टॉप को मिलाने वाली लाइन हॉरिजेंटल के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रही है। खंभों के बीच की डिस्टेंस क्या होगा? लगभग लगभग, ये देखो मेरे दोस्त, एक का हाइट यहाँ देखना, अगर एक का हाइट इतना है तो मेरे दोस्त दूसरे का हाइट इतना है। ठीक है, फिर से देखना यहाँ पर, एक का हाइट मेरे दोस्त कितना है? एक का हाइट इतना, एक का हाइट इतना है, एक का हाइट इतना है। ठीक है,
हम ये देख पा रहे हैं, ये हमारा 10 मीटर है और ये हमारा क्या है, ठीक है, ये अपना 10 मीटर है और ये अपना, ये कहा गया इनके शीर्षों को मिलाने वाले शीर्षों को, ये जो रेखा है ये बिल्कुल हॉरिजेंटल के साथ, यहाँ देखना, हॉरिजेंटल के साथ 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब हमसे मांगा क्या है कि सिरों को मिलाने वाली लाइन, ये डिस्टेंस, खंभों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ दिमाग लगाओ, ये मेरे दोस्त हमारे पास अगर 10 है, निश्चित तौर पर ये भी हमारा 10 है और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी 20 हो जाएगी। अब पूरा का पूरा 20 में अगर ये 10 है तो ये भी हमारा, हाँ या ना। तो अब आपको ये बात पता होना चाहिए, ये 15 ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जानते हो 75 के सामने √3+1 होता है, 15 के सामने, तो आप देख लीजिए इसी √3 - 1 का मान आपको मालूम है, √3 - 1 रेशियो का मान आपको 10 मालूम है, एक रेशियो का मान क्या होगा 10/√3 - 1, आपको चाहिए किसका मान, √3+1 का, +1 का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा 10 और बटे -1, इसका मान चाहिए तो इससे हमें गुना करना होगा +1 से, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है तो रेशनलाइज, नीचे इरेशनल नंबर है तो रेशनलाइजेशन भी करना होगा, रेशनलाइजेशन अगर इससे कीजिएगा, इसके उल्टे साइन से गुना भाग, +1 से गुना, √3+1 भाग, जानते हैं ये √3+1 कहाँ से आया है, ये वाली है, ये कहाँ से आया है, जब इसका रेशनलाइज, क्या आप यहाँ से देख लीजिए, 10 अपने जगह हो गया, √3+1 √3+1 का होल स्क्वायर, जैसे ही करते 4 + 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में a - b × a + b, a² - b² करेंगे तो a² - b² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हमारा 5 हो गया है। और ये यहाँ 1.73 जैसे ही हम रखते हैं, ये होगा 4 और प्लस 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 34 64, है ना। तो फाइनली होगा 5 और इंटू 7.46, ठीक है भाई, 7.46, जो आपको क्या दिखने लग जाएगा, 7×5 = 35, 2 × 37, ये देखने, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो, हो गया भाई। चल थैंक यू वेरी मच, आपने इसको देख लिया। अब इससे आगे हम चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। x² - 2x + 4 के मूल अल्फा और बीटा है तो α² + β² का मान क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पे α² + β² निकालते हैं, a² + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab, यही तो होता है। तो आज अगर हम इस द्विघात समीकरण से सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -b/a होगा ना, -b और बाई a करेंगे तो जाएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c/f हो जाएगा। लीजिए अल्फा प्लस बीटा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का हमें 4 दिखेगा, माइनस का हमें 4 दिखेगा, यानी इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दिस जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस जिस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसको देखो दोस्त, ये क्या है, ये हमें कह रहा है कि सर इसके मूल इक्वल हैं, रूट इक्वल हैं, तो m का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए b² - 4ac = 0, जब भी रूट इक्वल होगा तो b² - 4ac, ओके। तो अगर हम b बोलें क्या हो जाएगा आपका, -12, तो b² यानी मेरे दोस्त ये हमारे पास हो जाएगा -12 का स्क्वायर, -4ac, a हमारा 3 है, c हमारा m है। भाई अगर आप कंपैरिजन करोगे x² + bx और +c = 0, क्या हो जाएगा, ये आपका b² - 12 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac
और ऐसे हो गया बराबर, ये अपना 0 हो गया। माइनस का 12m, ये हो जाएगा माइनस का 140। तो मेरे दोस्त ये m बराबर कितने हो जाएंगे हमारे, तो सॉरी 12 हो जाएंगे। m का मान यहाँ से आपका 12 हो जाएगा, और आपने देख लिया होगा। ठीक है, इस तरीके से 107 हो गया। अब आइए 108 की ओर, ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। जब भी एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देकर रिमाइंडर मांग रहा हो, तो जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, और x का जो यहाँ का वैल्यू होगा उसी को इसमें पुट कर दीजिए, बस डिवीजन हो गया। अब x का वैल्यू है -2, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -2 का क्यूब ध्यान दो भाई, -2 का क्यूब -8, ठीक है भाई, और -8 इंटू 8 हमारा +64 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, -6 ये 68, और 12 8 20, यहाँ से 48, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 48 हो जाएगा। 48 बिल्कुल, थैंक यू, 48। अब इस पर आते हैं, इसकी बात करते हैं दोस्त मेरे। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। ये 2x² माइनस प्लस एक्स माइनस 28, 22 56, ये हमारा 8x और -7x का पेयर मुझे घटा के एक x भी हो जाएगा, और गुना करने से थैंक यू 2x कॉमन आएगा, x + 4 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे दोस्त हमें 7 कॉमन आएंगे, x + 4 हो जाएंगे, <0। अब x + 4 दोनों में ही है, और यहाँ पर हमें 2x - 7 <0 नज़र आ रहा है। बारी बारी 0 के बराबर करो, 0 के <0 करेगा 2x - 7 और <, हमारा 0। आप ध्यान से देखना, जब ये 2x मेरे मित्र 7 जैसे ही, यहाँ ध्यान देना, क्या कहोगे सर, ये 2x क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, 2x <, 7 हो जाएगा। ओके, वो क्यों 2x <, 7 क्यों होगा, जब उस पर जाएगा तो ग्रेटर देन क्यों नहीं। देखो, जब सब्ट्रैक्ट करके आपका नेगेटिव आता हो, इस स्थिति घटाने से नेगेटिव तभी आता है जब छोटा में बड़ा घटाते हैं। 7 जो है ना वो 2x से बड़ा है, तब तो 7 अगर उस पार भी जाएगा, 7 बड़ा है 2x छोटा है, छोटा में बड़ा घटेगा तभी तो नेगेटिव। ये 7 से हमारा 2x क्या रहेगा, छोटा रहेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, लेस देन, x लेस देन 7 अप। कहाँ दिख रहा है ऐसा, हाँ तो हमें <7/2 दिख रहा है, यहाँ पर <7/2 दिख रहा है, रिजल्ट हो गया। बाकी आप x + 4 देन 0 करोगे, आपको x ग्रेटर देन जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर x + 4 देन 0 करते हो, तो मेरे दोस्त यहाँ देखना क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा तो अपना मेमोरी लगाना ही पड़ेगा ना आपको। मेरा कहना क्या है वो समझो पहले, मेरा कहना ये है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखना। ये जो हमारे पास <0 का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव। अब घटाने से नेगेटिव कब संभव है भाई, ये 4 तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेगेटिव फिर किसकी वजह से हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा है हमारा इसकी वजह से, ये मेरे दोस्त एक्स की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस एक्स का मान जो है वो नेगेटिव में है, और मेरे मित्र ये 4 से उसका डिजिट बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो -7, मान लो -7 है, माइनस अगर 7 होगा और प्लस अगर 4 करोगे तो स्वाभाविक सी बात है नेगेटिव आ जाएगा। अरे हाँ यार, ये जो मैंने अभी -7 और +4 लिया ना, ये आपको समझाने के लिए लिया है, ये आपको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं। इसका एक्चुअल चीज़ समझाता हूँ आपको, अब थोड़ा गेस करना। -7 मेरे दोस्त यहाँ देखो, -7 और +4 भले ही ये 0 से छोटा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए मेरे दोस्त -7 और -4 है, इसको अगर मैं उधर इक्वेट करने चला जाऊं तो इधर आके -4 होगा। अब सवाल है कि यहाँ पर ग्रेटर लगेगा या स्मॉल लगेगा। मेरे दोस्त आप देखो ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। वैसे स्थिति में ये मान हमारा 4 से क्या, यानी कि हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं
कि आज अगर x 4 को जब हम -4 करेंगे ना, आपका जो x होगा वो -4 हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये ओवरऑल वैल्यू अभी भी 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। कि आपके x का जो मान है, ये तो आपको मेरे दोस्त समझ में आ ही गया होगा ना। x में 4 जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब श्योर है कि x हमारा क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब श्योर है x नेगेटिव है। माइनस में तो माइनस प्लस, ठीक है, अगर दोनों चीज प्लस में ही होगा, हटा के हमारा नेगेटिव कैसे आएगा, हटा के नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई एक नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला का डिजिट छोटा होगा, नेगेटिव वाला का डिजिट बड़ा होगा, इसलिए हमें यहाँ, ठीक है। तो आप अभी मेरे दोस्त जैसे ही हम 4 को ले जाएंगे उस तरफ, जो -4 होगा उससे आपके x का वैल्यू क्या होंगे, बड़े हो। लेकिन ये 0 से क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो 0 से छोटा ही है। क्यों, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया कि x का मान -4 से बड़ा हो। तो मेरे मित्र x का मान -4 से भले ही बड़ा हो, लेकिन 7/2 है, यानी कि 7/2 से छोटा तो यही साबित हो गया है, और -4 से बड़ा यहाँ साबित कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर मेरे दोस्त किसी किसी और टेक्निक का यूज नहीं किया, मैंने आपके कैलकुलेशन टेक्निक का यूज करके आपको समझा। चलिए हो गया। बाकी अगर इक्वलिटी का लगाता है यहाँ पर कंसेप्ट, ठीक है, तो वेरी इजी और नॉर्मल तरीके से हो जाता है। लेकिन हमने इनइक्वलिटी का यहाँ पर कंसेप्ट नहीं, जैसे इक्वलिटी जो आप लोग पढ़े होंगे उसकी कंसेप्ट नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो नहीं होते, है ना। बट कोई बात नहीं, तो टॉपिक जब करा लेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको समझने भी जो तरीके हो सकते थे, तरीका मैंने यूज करके आपको समझा दिया, ठीक है। चलो, अब ये 110 नंबर क्वेश्चन है। x प्लस 1/x का मान 2 है, x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24 का मान क्या होगा। अरे मेरे दोस्त इस कर लो ना, x प्लस 1/x का मान 2 है, ये तब संभव 1 हो जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो बराबर है, यहाँ रख दो, पावर कुछ भी, पावर कुछ, इस तरह से इसको सबका, ठीक है। तो चलो हमने इसको मेरे दोस्त कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, आधा डिस्कशन मैंने अभी करा दिया है, और आधा जो डिस्कशन है इसका कल दोपहर में 2 बजे मेरे दोस्त हम करा रहे हैं। कल दोपहर में 2 बजे, ठीक है, या मेरे दोस्त 4 बजे, अगर आप 2 बजे या 4 बजे, सॉरी 4 बजे कह रहे हैं, 2 बजे या, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी टाइम पर आपका क्लास कल बचे हुए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग, ठीक है। क्यों, थैंक यू वेरी मच। कल छुट्टी है, हाँ, कल छुट्टी है मेरे दोस्त, कल आंदोलन 11:30 है ना। तो अगर आंदोलन में लेट होगा तो वैसे स्थिति में 2 बजे हम लाइव नहीं हो करके 5 बजे लाइव हो, ठीक है। और कल मान लीजिए आंदोलन में ही लेट हो गया, लाइव हो पाए, कोई बात नहीं, रात में करा देंगे, है ना। लेकिन आपको बचे हुए 40 क्वेश्चन कल आपकी सेवा में होगा। और आंदोलन बिल्कुल जरूरी है। लास्ट में मैं एक चीज ही कहूंगा मेरे दोस्त, कि कल आप सभी लोग बीपीएससी ऑफिस के सामने एकदम अहिंसात्मक आंदोलन के लिए आप वहां एकत्रित होइए, है ना। आपके छात्र नेता जो वहां नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनका हाथ मजबूत कीजिए, ताकि वो अपनी बातों को आयोग तक, तंत्र तक, है ना, कह सकते हैं एक तरह से, आयोग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आयोग हो, वहाँ के जो महकमा हैं तक आवाज आए, फाइनली आपके लिए डिसीजन हो, जो मेरे दोस्त हम सभी लोग, क्योंकि हम लोग जो आंदोलन करते हैं या जिस आंदोलन में शरीक होते, भाग लेते, वहां पर हिंसा का कोई स्थान नहीं, अहिंसा परमो धर्म, यही सोच के हमें चलना, ठीक है। और तभी जाके सभी शिक्षक गण,
आप लोग के सपोर्ट में खड़े हो। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके मेरे दोस्त, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम लोग कॉल पे। और एक बात और, कल मिलेंगे हम लोग अपने क्लास पे। क्लास वो कब होगा, बस तो इस चेक करके फिर हम लोग डिसाइड करके से, ठीक है, शेड्यूल आप लोग चेक कर लें। तो कल 11:30 बजे DPSC ऑफिस आप लोग ज़रूर आइए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।